दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के करीब आते ही विपक्षी राजनीति के भीतर नए समीकरण और नए टकराव सामने आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच बढ़ती दूरी इसी राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है। हाल ही में एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने अखिलेश यादव की तुलना महाभारत के दुर्योधन से करते हुए आरोप लगाया कि जैसे दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव देने से इनकार कर दिया था, उसी तरह अखिलेश यादव भी एआईएमआईएम को सम्मानजनक राजनीतिक हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। यह बयान केवल एक राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले मुस्लिम राजनीति के भीतर चल रही प्रतिस्पर्धा का संकेत भी है। असल सवाल यह है कि एआईएमआईएम आखिर समाजवादी पार्टी से क्या चाहती है। एआईएमआईएम का तर्क है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19 से 20% है और मुस्लिम राजनीति का प्रतिनिधित्व केवल समाजवादी पार्टी के हाथ में नहीं होना चाहिए। पार्टी चाहती है कि उसे गठबंधन में कुछ सीटें दी जाएं, ताकि वो भी अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा तक भेज सके। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एआईएमआईएम 5 सीटों के आसपास मांग रही है। यह संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक संदेश बड़ा है। ओवैसी चाहते हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश की विपक्षी राजनीति में वैध हिस्सेदार माना जाए। समाजवादी पार्टी की समस्या अलग है। अखिलेश यादव पिछले कुछ वर्षों से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका लक्ष्य मुस्लिम वोटों के साथ साथ गैर यादव पिछड़ों और दलितों को जोड़कर बीजेपी के खिलाफ बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाना है। ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी खुलकर एआईएमआईएम को साथ लेती है तो बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा बना सकती है। यही कारण है कि अखिलेश यादव अब तक ओवैसी से दूरी बनाए हुए हैं। यदि चुनावी गणित की बात करें तो एआईएमआईएम का उत्तर प्रदेश में प्रभाव बिहार जितना मजबूत नहीं है। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया और 5 सीटें भी जीती। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। यहां अधिकांश मुस्लिम मतदाता बीजेपी को हराने की संभावना वाले उम्मीदवार के साथ मतदान करने की रणनीति अपनाते हैं। यही वजह है कि 2022 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था। फिर भी ये मान लेना गलत होगा कि एआईएमआईएम का कोई प्रभाव नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और पूर्वांचल की कुछ सीटों पर एआईएमआईएम 2 से 18% तक वोट प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यही वोट कई सीटों पर जीत हार का अंतर बन सकता है। यदि क्षेत्रवार विश्लेषण करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, देवबंद, नकुड़, बेहट, मुजफ्फरनगर, खतौली, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, हापुड़ और अमरोहा जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी उल्लेखनीय है। यहां एआईएमआईएम कुछ हजार से लेकर कई हजार वोटों को प्रभावित कर सकती है। रोहिलखंड क्षेत्र में रामपुर, मुरादाबाद, कुंदरकी, ठाकुरद्वारा, संभल, बरेली कैंट, भोजीपुरा और बदायूं के कुछ हिस्सों में भी पार्टी की सीमित लेकिन मौजूद पकड़ है। पूर्वांचल में आजमगढ़, मुबारकपुर, घोसी, मऊ, जौनपुर, वाराणसी उत्तर, गाजीपुर और बलिया की कुछ सीटों पर एआईएमआईएम सक्रिय रही है। हालांकि यहां उसका संगठन समाजवादी पार्टी जितना मजबूत नहीं है, लेकिन मुस्लिम युवाओं के बीच उसकी कुछ अपील जरूर दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यदि एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी साथ लड़ते हैं तो क्या होगा। यदि अखिलेश यादव एआईएमआईएम को 4 से 5 सीटें दे देते हैं तो इससे समाजवादी पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा वोट का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन विपक्षी वोटों के बिखराव को रोका जा सकता है। कई सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवार न उतरने से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण समाजवादी गठबंधन के पक्ष में बना रहेगा। इससे 10 से 20 सीटों पर अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है, जहां मुकाबला बेहद करीबी होने की संभावना है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। बीजेपी पूरे चुनाव को पीडीए बनाम हिंदुत्व के बजाय सपा ओवैसी गठबंधन के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकती है। इससे कुछ गैर मुस्लिम पिछड़े और दलित वोट प्रभावित हो सकते हैं। यही जोखिम अखिलेश यादव को एआईएमआईएम से
दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यदि दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो स्थिति और रोचक हो जाती है। AIMIM भले ही 1 या 2 सीटें भी न जीत पाए, लेकिन वो 20 से 30 सीटों पर चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती है। यदि किसी सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अंतर 5 से 10 हजार वोट का है और AIMIM 8 से 15 हजार वोट ले जाती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव में भी कुछ सीटों पर यही तर्क दिया गया था। AIMIM के उम्मीदवारों ने विपक्षी वोटों को विभाजित किया। हालांकि पार्टी इस आरोप को खारिज करती है और कहती है कि वो मुस्लिमों को स्वतंत्र राजनीतिक आवाज देने का काम कर रही है। ग्राउंड जीरो पर देखें तो मुस्लिम समाज के भीतर 2 धाराएं दिखाई देती हैं। एक वर्ग मानता है कि बीजेपी को हराने के लिए सबसे मजबूत विपक्षी उम्मीदवार को वोट देना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का। दूसरा वर्ग मानता है कि मुसलमानों को अपनी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता विकसित करनी चाहिए और AIMIM जैसी पार्टियों को मौका देना चाहिए। यही वैचारिक संघर्ष आने वाले समय में और तेज हो सकता है। 2027 के चुनाव में यदि बीजेपी और विपक्ष के बीच मुकाबला बहुत करीबी हुआ तो AIMIM का प्रभाव वास्तविक सीटों से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई दे सकता है। संभव है कि पार्टी केवल कुछ प्रतिशत वोट हासिल करे, लेकिन वही वोट कई सीटों पर नतीजे बदलने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। AIMIM और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनावी दृष्टि से सीमित लाभ लेकिन रणनीतिक फायदा दे सकता है। वहीं अलग अलग लड़ने की स्थिति में AIMIM का सबसे बड़ा प्रभाव सीट जीतने की बजाय सीटों के परिणाम बदलने में दिखाई दे सकता है। अखिलेश यादव शायद इसी जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी AIMIM को साथ लेने के मूड में नहीं दिखती, लेकिन यदि 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं तो यह मुद्दा फिर चर्चा के केंद्र में आ सकता है।